हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका केवी एजुकेशन पर। एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बायोडायवर्सिटी जो टर्म थी किसने पॉपुलराइज की थी? एडवर्ड विल्सन ने। ये कुछ डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किस लिए दिया हुआ है? कि इतनी डाइवर्सिटी, इतनी तरीके की स्पीशी पाई जाती है, ये बताने के लिए कि बीटल्स की बात करें 3 लाख स्पीशी, मछलियों की बात करें 28,000, एंड्स की बात करें 20,000, ऑर्किड्स की बात करें 20,000। अब देखो डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अपने को पढ़नी पड़ेगी, है ना। एनसीईआरटी में कितने लेवल दिए हुए? 3 लेवल दिए हुए। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में पहले हम भारत देश की बात कर लेते हैं कि भारत देश में राइस की कितनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाई जाती है? 50,000। और मैंगो की बात करें तो भारत देश के अंदर 1000 अलग अलग वैरायटी मैंगो की पाई जाती है। अब एक प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटेरिया। ये कैसा प्लांट है? मेडिसिनल प्लांट है, इससे दवाई मिलती है ना। अब ये दवाई कहां से आती है? कि वो जो ये प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटेरिया, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रेजर पाइन। अब बोल क्या रहे हैं? देखो, ये प्लांट कहां उगता है? हिमालयन रेंज में, पहाड़ों में। अब देखो, ये देखो इतने सारे पहाड़ हैं, बहुत एरिया में फैले हुए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? इस एरिया में जो ये प्लांट है, यहां पर इसकी जो पोटेंसी कंसेंट्रेशन अलग है, यहां पर जो उग रहा है उसकी अलग है, यहां पर जो उग रहा है उसकी अलग है। हाँ, तो यही डाइवर्सिटी बताएगी कि अलग अलग रेंज में अलग अलग उसकी पोटेंसी कंसेंट्रेशन में फर्क आ रहा है। ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो एम्फीबियन स्पीशी का एग्जांपल दिया हुआ है कि एम्फीबियन स्पीशीज की बात करें तो वो वेस्टर्न घाट में ज्यादा पाई जाती है। किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो दो कंट्रियों को कंपेयर किया गया, इंडिया जैसी कंट्री और नॉर्वे जैसी। इंडिया जैसी मतलब देखो, इंडिया में सारी चीजें पाई जाती हैं। डेजर्ट भी, राजस्थान में चले जाओगे आपको डेजर्ट मिल जाएंगे, रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, मैनग्रोव्स भी मिल जाएंगे, कोरल रीफ, वेटलैंड, सब कुछ मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, इतनी अलग अलग एनवायरमेंट मिल रहे हैं तो अलग अलग टाइप की स्पीशीज होगी। अब स्पीशी अलग अलग टाइप की होंगी तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तो इंडिया में ज्यादा 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 स्पीशी डाइवर्सिटी है नॉर्वे जैसी कंट्री के कंपैरिजन में, ये बात बोली गई है। अब स्पीशीज का पूरी दुनिया में टोटल नंबर कितना है, ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है। बट एक भाई आईयूसीएन है। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने क्या बोला है? दुनिया में टोटल स्पीशीज का नंबर कितना है? 1.5 मिलियन है। बट कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि रॉबर्ट में है, वो बिलीव करते हैं कि भाई स्पीशी इससे ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा मतलब जाहिर सी बात है यार, जितनी डिस्कवर हो गई उतनी तो बताएंगे, पर इनका एस्टिमेट यह है स्पीशी 7 मिलियन है, डिस्कवर कम हुई है। ठीक है, हो भी सकता है, पॉसिबल भी हो सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखो, जितनी भी अपनी पूरी दुनिया में टोटल स्पीशीज हैं, 70% उसमें से एनिमल्स हैं, और टोटल एनिमल्स में से 70% क्या है? इंसेक्ट हैं। अब जाहिर सी बात है, इंसेक्ट इतने ज्यादा हैं तो इंसेक्ट कहां किसको बिलोंग करते हैं? अर्थ्रोपोडा को। तो एनिमल किंगडम में अर्थ्रोपोडा में यह बात लिखी हुई है कि अर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो 70% तो इंसेक्ट ही इसमें आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इंडिया की बात हम यहां पे कर रहे हैं। देखो, पूरी दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। मेगा मतलब बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी मतलब ऐसी कंट्रीज जिनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी टोटल 12 कंट्री हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। क्यों एक है? उसके कारण हम देख रहे हैं। देखो, टोटल दुनिया का इंडिया का जो एरिया है ना, वो 2.4% है। इतना एरिया कवर कर रहा है। बट स्पीशीज की जो परसेंटेज है वो 8.1% है। जाहिर सी बात है, लगभग देखो कितना हो गया, 3.5 गुना के आसपास हो गया। ठीक है, टोटल वर्ल्ड का। ठीक है, तो इंडिया की बात कर रहे हैं भाई। एनिमल्स की स्पीशीज लगभग 90,000 है, प्लांट की लगभग उससे आधी है। राइस की बात करिए, बात कर ली हमने, राइस की स्ट्रेन 50,000 है, मैंगो की वैरायटी कितनी? 1000 है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। इसमें भाई थोड़ा थोड़ा देख के आइडिया रखना कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट ऐसे ही डायग्राम आ जाए कि उसको पहचानने कैसे। जैसे इनवर्टिब्रेट्स के कैसे पहचानोगे? जाहिर सी बात है, इंसेक्ट 70% होते हैं तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट होंगे, ऐसे पहचान लोगे। इसमें देखो, जाहिर सी बात है, मछलियां इतनी ज्यादा क्यों है? इस दुनिया में कितने सारे समुद्र हैं, समुद्रों में मछली पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा ये होगी। ये मकबरा याद रख लेना, है ना। याद रख पा तो मकबरा ऐसे याद रख लेना। ठीक है। प्लांट्स की बात कर लेते हैं। इसमें भाई फंजाई को, है ना, इस चार्ट में, इस डायग्राम में फंजाई को भी प्लांट्स में दिखाया गया। फंजाई और एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। एंजियोस्पर्म तो जाहिर सी बात है यार, फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट तो आप बाहर जाओगे कितने सारे आपको, है ना, एंजियोस्पर्म ही दिखाई देंगे, तो इनका नंबर तो सबसे ज्यादा होना बनता है। और फंजाई तो हर जगह आ जाती है, आपको पता है, जहां कोई भी नहीं है वहां पे बैक्टीरिया फंजाई तो है ही है, तो इनका नंबर भी ज्यादा होना बनता है। बाकी के कम कम हो गए, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, मैंने वो तरीका बताया। अब पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना चाहते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, दो बातें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ी देर तक जो बातें चलने वाली है ना, मैं भी आपको बोल के बता रहा हूं, उन्हीं के अराउंड चीजें घूमती रहेंगी, वही बातें हैं। देखो, ट्रॉपिक्स जो है वो अच्छे माने गए हैं, किसके कंपैरिजन में? टेम्परेट के कंपैरिजन में। क्यों अच्छे माने गए हैं? क्योंकि वहां पर क्या है,
एनवायरमेंट जो है सेम रहता है, डिस्टरबेंस नहीं है। अब सेम एनवायरमेंट है, डिस्टरबेंस नहीं है, तो क्या है भाई, स्पीशिएशन, स्पीशीज को बनने के लिए क्या है, टाइम मिल जाता है। कि डिस्टरबेंस ही नहीं है तो स्पीशीज को बनने के लिए टाइम मिल गया, तो नई नई स्पीशीज बनती गई। अब नई नई स्पीशीज बनती गई तो ट्रॉपिक्स में क्या है, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बढ़ती गई। अब जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी वो सिस्टम उतना स्ट्रोंग होगा, मतलब उसको हिलाना उतना ही मुश्किल है। मतलब अगर वहां पर बाढ़ आती है या कुछ आता है तो वो उतना ही सस्टेन कर पाएगा। या फिर कोई बाहर से स्पीशी आप उसमें डाल देते हो तो अगर इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है तो ये उसको झेलने के लिए काबिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें की गई और यही बातें घूम फिर के आएंगी। अब जाहिर सी बात है, ट्रॉपिक्स में डिस्टरबेंस नहीं है, अच्छी खासी धूप आ रही है, अच्छी खासी धूप आ रही है तो भाई फोटोसिंथेसिस भी अच्छी हो रही है, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो भाई है ना, फला फूला भरपूर सिस्टम है। अब देखो नेक्स्ट, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप इसमें क्या है। देखो एक जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो किसको एक्सप्लोर कर रहे थे, साउथ अमेरिका के जंगल्स को। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीशी रिचनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते गए वैसे वैसे स्पीशी रिचनेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा यहां पर स्पीशी खत्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है, स्पीशीज का नंबर लिमिटेड है ना। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में स्पीशी 1 लाख है तो 1 लाख पे तो स्पीशी अब नहीं बढ़ सकती ना, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीशीज ही नहीं है। अब कितना भी आप एरिया बढ़ाते रहो। ठीक है, ये भाई वही इक्वेशन है, फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, इसमें बस ये ध्यान रख लेना, S4 क्या है, स्पीशी रिचनेस है, A4 क्या है, एरिया है, वही बात है। और ये ग्राफ कैसा बनेगा भाई, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी वही बातें की गई है, कहां से कौन सी स्पीशी क्या कुछ एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, वही बातें की, विनाश की बातें की गई है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है कि अगर दुनिया भर में बात करें तो 15,500 से ज्यादा स्पीशीज क्या है, एक्सटिंक्शन का खतरा झेल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट 100 सालों में, अगले आने वाले 100 सालों में क्या एस्टिमेट लगाया गया कि आधी, लगभग आधी जो स्पीशी है वो वाइप आउट, खत्म हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू IUCN 784 स्पीशी जो है आखिरी 500, पिछले 500 सालों में जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें वर्टिब्री की कितनी है 338, इनवर्टिब्री की 359 और प्लांट्स की 87। ठीक है, ये बातें की गई हैं कि भाई कितने परसेंट कौन सी क्या है, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि एक्सटिंक्शन का खतरा झेल रही हैं। कितनी, 12% बर्ड की, 23% मैमल्स की, 32% एम्फीबियंस और 31% जिम्नोस्पर्म की। एनसीईआरटी का डाटा है, मैंने अपनी तरफ से कोई ज्ञान यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या बोला गया है कि ठीक है भाई, नेचुरल एक्सटिंक्शन तो जो हो रहा है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एक्सटिंक्शन है वो 100 से 1000 गुना तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। मतलब ह्यूमंस ने लंका लगा दी इस दुनिया की स्पीशीज की बात करें तो। ठीक है, तो 6th एक्सटिंक्शन जो है वो प्रोग्रेस में, मतलब एक बार पूरी धरती खत्म हो जाए, जैसे डायनासोर थे पूरा ही विनाश हो गया था उस तरीके का, तो भाई अब छठे वाला इन प्रोग्रेस है, आने वाला है, वेट करते रहिए। ठीक है, तो सब एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन जो अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई हैं उनके एग्जांपल दिए हुए, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। देखो यहां से आपको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है, ये खाली कॉमन सेंस की बातें थी, थोड़ा सा याद रख पाओ तो ये कर लेना। 6th एक्सटिंक्शन वाला ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये 100 से 1000, ये भी शायद नहीं बनेगा, तो ऐसा कुछ यहां पे क्वेश्चन बनने लायक है नहीं, पर यहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, कि डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी का और रशिया से, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली जावन, कैस्पियन, ये रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जांपल हैं। अब भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है वो हम जानना चाहते हैं। तो कौन सी वजह है, ऐसी 4 वजह हैं। देखो, बाय मतलब होता है 2, ट्राई मतलब 3 और क्वाड्रा मतलब होता है 4। तो 4 ऐसी चीजें हैं, क्वारलेट, इविल, इविल मतलब शैतान, शैतानी, ऐसी 4 चीजें हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। कौन सी 4 चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, अब चारों में से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है, तो आपका आंसर जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, अब कितना लॉस हो चुका है, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थे वो 14%, 14% से ज्यादा कवर करते थे फॉरेस्ट, बट अब कितने बच गए हैं, सिर्फ 6% बच गए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, जिनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, इस पूरी दुनिया की 20%, आगे बात आएगी कि 20% जो ऑक्सीजन है कौन दे रहे हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है। तो भाई इनको धड़ाधड़ करके काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, सोयाबीन की खेती के लिए और ग्रेजिंग चराने के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जब आपकी जरूरतें जो हैं लालच में बदल जाएं तो उसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट करना वो भी ओवर। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन सी स्पीशी का एक्सटिंक्शन हुआ है, एनसीईआरटी लिखती है स्टीलर सी का और पैसेंजर पिजन, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एलियन स्पीशी इन्वेजन, एलियन स्पीशी, एलियन मतलब दूसरी दुनिया से कोई आ गया, तो स्पीशी के लिए यूज कर ले, मतलब नॉर्मल एक तालाब में हंसी खुशी रह रहे थे, आपने बाहर से कोई स्पीशी डाल दी, उसकी वजह से तालाब में विनाश हो गया। ठीक है, तो भाई ये स्पीशी जो हैं ये चीजें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, किसकी वजह से,
इनकी वजह से। 200 स्पीशीज ऑफ किकलेट फिश किसकी वजह से? नाइल पर्च की वजह से। कहां पे? लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका की बात है। इंडिजिनस कैटफिश एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं किसकी वजह से? अफ्रीकन कैटफिश की वजह से। कौन सी? क्लेरियस ग्रैपिनस। ठीक है। नेटिव स्पीशी किसकी? प्लांट्स की बात हो रही है, जाहिर सी बात है किसकी वजह से? कैरेट ग्रास पार्थेनियम की वजह से, लैंटाना, वाटर हायसिंथ। ये तो सबको याद भी रहता है, जो कांग्रेस ग्रास है, वाटर हायसिंथ है, आइशोर्निया, वो भाई विनाश करते हैं और फैल जाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। अब को एक्सटिंक्शन की बात करिए कि भाई अगर तू मर गई सजनी तो मैं भी मर जाऊंगा तेरे पीछे पीछे, वो बात है ना। अब इसका एग्जांपल से ही समझ लो, है ना, जाहिर सी बात है, ये एक स्पीशी थी ए, ये बी थी। अब ए बी पर डिपेंड थी, ये इसी के साथ जी रही थी, तो ये जाएगी तो ये भी जाएगी, वो वाले सीन है ना। कि कोई पैरासाइट है वो इस मछली के ऊपर रह रहा था, तो ये मछली ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो वो इसी के ऊपर रह सकता था, तो साथ में वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, यहां से भी एग्जांपल आता है कि उसकी पॉलिनेशन उसी प्लांट के थ्रू हो रही है, वो प्लांट जाएगा तो वो, है ना, वो भी चला जाएगा, वो उसके अंडे का जगह बनाता है, उसको खाना देता है और वो उसकी पॉलिनेशन करता है, तो एक दूसरे का, है ना, पूरक थे, वो दूसरा गया तो वो दूसरा भी चला जाएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी, अब ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बोली थी ना, घूम घूम के बार बार आएंगी कि भाई अगर ज्यादा स्पीशी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, वेरिएशन कम होंगी। ठीक है। जो रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई या मैन मेड कुछ हो गया तो उसको, है ना, झेलने के लिए वो काबिल है। एलियन स्पीशी, मान लीजिए यहां पर हंसी खुशी अच्छी खासी ये स्पीशी डाइवर्सिटी थी इस इकोसिस्टम में, आपने कोई बाहर से स्पीशी डाल दी तो ये जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर इसकी डाइवर्सिटी कम होगी। पर इस सिस्टम की अगर डाइवर्सिटी अच्छी है, ये स्टेबल है, तो ये इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगी एलियन स्पीशी की वजह से। वही बातें लिखी गई हैं, घूम फिर के वही बात है कि लेस वेरिएशन है ईयर टू ईयर, मोर प्रोडक्टिविटी। डेविड टिलमैन ने भी यही बोला। नेक्स्ट है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था? पॉल एरलिक ने। इन्होंने क्या किया था? इकोसिस्टम को एक जहाज बोल दिया था। ठीक है। कि देखो अब ये जहाज है, मान लेते हैं ये एक जहाज है और ये इसके पंख हैं। अब जाहिर सी बात है जहाज कैसे बना है? बहुत सारे इसमें पेंच नट बोल्ट लगे हुए हैं और पंखों पे भी नट बोल्ट लगे हुए हैं, तभी तो जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला? ये जहाज पूरा क्या है? एक इकोसिस्टम है, और जो नट की वजह से जुड़ा हुआ है उन नट्स को इन्होंने क्या बोल दिया? स्पीशीज बोल दिया। और जो नट बोल्ट, जो पेंच पंखों पे लगे हैं, विंग्स पे लगे हैं, वो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट वाले पेंच हैं, उनको इन्होंने इंपॉर्टेंट स्पीशी बोल दिया, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए इस जहाज में से सवारी उतरती है, एक सवारी उतरी, एक जो पेंच है वो खोल के ले गई। ठीक है। तो शुरू शुरू में फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एक और सवारी उतरी, एक और पेंच खोल के ले गई, है ना। शुरू शुरू में फर्क नहीं पड़ेगा, पर धीरे धीरे आप देखोगे एक एक पेंच को खोलते ले जाओगे, अगर एक एक स्पीशी वहां से खत्म होती जाएगी तो इकोसिस्टम जहाज जो है थोड़े नहीं, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद वो, है ना, गिर जाएगा, ढह जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो इसका 3 तरीके से जवाब देती है एनसीईआरटी। नैरो, ब्रॉडली, एथिकल तरीके से। नैरो क्या है? देखो जाहिर सी बात है, प्लांट से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, फूड है, वुड है, फाइबर है, टैनिन है, रेजिन है, डाइज है, परफ्यूम है, लुब्रिकेंट है और बहुत सारी मेडिसिन है। देखो प्लांट की 25,000 ऐसी स्पीशी हैं जो दवाइयों के लिए यूज की जाती हैं। दवाइयों की बात करें तो मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स हैं जो प्लांट से ली जाती हैं। ब्रॉडली बात करें तो P2 आ जाएगा इसमें, P2, P यानी पॉलिनेशन, P यानी फोटोसिंथेसिस, P2 इसमें आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में हम बात कर चुके हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन यहां से, है ना, पैदा हो रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। एथिकल की बात करें तो हम वही एथिकल में कि भाई ठीक है, हमें इस दुनिया का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे बाद भी तो जनरेशन आएगी, है ना, उसको भी तो जीना है, तो भाई एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, स्पीशीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हाउ शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें? ठीक है। इसको 2 तरीके हैं, एक ऑन साइट, एक ऑफ साइट। इसको कैसे समझे? देखो मान लीजिए एक जानवर था और ये जानवर इस जंगल में रह रहा है। ठीक है। इस जंगल में ऐसे रह रहा है। अब एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि जंगल के चारों तरफ मैं तारे लगा देता हूं, जंगल के चारों तरफ मैंने तारे लगा दी, वो जानवर वहीं रह रहा है, ऑन साइट, उसी साइट पे उसको कंजर्व कर लिया। एक मेरे पास क्या ऑप्शन है कि जंगल से इस एनिमल को मैं उठा के लाया, दिल्ली जैसे शहर में मैंने चिड़ियाघर बनाया और उस चिड़ियाघर में इसको रख दिया, मतलब ऑफ साइट, उसकी नेचुरल साइट नहीं है वो। ठीक है। वहां से उठा के लाए हैं, है ना। तो ये हो गया भाई ऑन साइट, इन सिटू, ऑफ साइट, एक्स सिटू। इन सिटू में आ जाएंगे हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप। हॉटस्पॉट का नंबर 3 है, बायोस्फीयर रिजर्व का 14 है, नेशनल पार्क का 90 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 448 है। और ये बात इंडिया की हो रही है, ध्यान रखना। एक्स सिटू में आ जाएंगे जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब एग्जाम
में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कैसे समझे। देखो जाहिर सी बात है, जो ऐसा लगेगा ना कि जो शहर में हो सकता है, सिटी में हो सकता है, वही आप एक्स2 में डाल देना। जूलॉजिकल पार्क आपका चिड़ियाघर सिटी में हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन भी बिल्कुल शहर के आसपास हो सकता है, ठीक है। ये भी सब कुछ ऐसी चीजें हैं कि बिल्कुल आपको जंगल वाली नहीं फील हो रही है, ठीक है। हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट दुनिया में कितने हैं भाई? 25 थे, अब नेक्स्ट बढ़ के कितने 34 हो गए। इंडिया की बात करें तो 3 हैं। इंडिया वाले 3 कौन से हैं? इंडो बर्मा, हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। हॉटस्पॉट की खास बात क्या है कि यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है ए, तो वो इसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, बी वाली इसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, इसको हम एंडेमिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हॉटस्पॉट की बात हो रही है कि हॉटस्पॉट दुनिया का जो एरिया है सिर्फ 2% कवर करता है, बट स्पीशी रिचनेस इसकी बहुत ज्यादा है। जैसे हमने इंडिया की बात की थी ना, इंडिया कंट्री की, कि भाई एरिया तो बहुत कम है बट स्पीशी रिचनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं कि जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है ना, कि जो एक्सटिंक्शन होता जा रहा है उसको हम 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर इन हॉटस्पॉट को हम अच्छे से प्रोटेक्ट बचा के रखें। 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। सेक्रेड ग्रुव्स कौन से? खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड सरगुजा एंड महाराष्ट्र, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय। अब देखो अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट 1992 में, 1992 में अर्थ समिट, 2002 में वर्ल्ड समिट, ठीक इसके 10 साल बाद कौन सा कहां हुआ? अर्थ वाला हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो इसमें वर्ल्ड समिट में हुआ क्या था? 190 देशों ने क्या है प्रतिज्ञा ली थी कि 2010 तक हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखो इस चैप्टर में जो यहां तक का कंटेंट है ना, ये पुरानी एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में होता था बट अभी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा बहुत फिर भी मैंने मोटा मोटा हेडिंग सी लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की डेफिनेशन देखना चाहते हैं। देखो इसमें वर्ड आ रहा है लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, मतलब ये एक तरीके की स्टडी है। किस तरीके की स्टडी है? देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास बाकी के भी ऑर्गेनिज्म होंगे, तो इन बाकी के ऑर्गेनिज्म के साथ ये ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। और देखो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में एबायोटिक एनवायरनमेंट भी होगा। एबायोटिक एनवायरनमेंट जैसे कि टेंपरेचर, वाटर, लाइट, सॉइल ये भी होंगे, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन चल रहा है उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से? ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनेगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलकर बनेंगे बायोम, ठीक है। मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन से? टेंपरेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। और इन चारों में भी पूछ लिया जाए कि कौन सा इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो टेंपरेचर आंसर जाएगा। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर रेगुलेट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, कंफर्म, सस्पेंड, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन की बात करने जा रहे हैं। देखो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा कि बताओ, ये डायग्राम आ गया, बताओ एक्सपेंडिंग कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, डिक्लाइनिंग कौन सा है। ये क्या है? एज पिरामिड है ह्यूमन पॉपुलेशन के। तो ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो नाम में आ रहा है एक्सपैंड, मतलब ये एक्सपैंड कर रहा है। इस पॉइंट से ले लेते हैं। देखो ये ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, याद आ जाएगा, ठीक है। स्टेबल कैसे याद आएगा? देखो एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, 2 ईंटों का साइज बिल्कुल बराबर है और ये बेस में है, मतलब बेस इसका बिल्कुल स्टेबल हो गया है, तो स्टेबल याद आ जाएगा। डिक्लाइनिंग कैसे याद आ जाएगा? देखो इस पॉइंट को पकड़ लो, तो यहां से भी ये डिक्लाइन हो रहा है, यहां से भी ये डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइनिंग मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, ऐसे याद आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या आएगा? नेटेलिटी मतलब क्या होता है? जन्म होना, कि ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, नए बच्चे का जन्म हुआ, वो उसमें ऐड हो गया, ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब मर जाना। इमिग्रेशन मतलब बाहर से आना, एमिग्रेशन मतलब बाहर चले जाना, ठीक है। देखो इमिग्रेशन मतलब कोई इंसान नेपाल से आके भारत की जो वो होती है क्या, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता ले ले, उसको इमिग्रेशन बोलेंगे। और कोई भारत से जाके कनाडा में बस गया और वहां की उसने नेशनैलिटी ले ली, तो वो एमिग्रेशन हम उसके लिए यूज करेंगे, मतलब यहां की पॉपुलेशन में फिर वो काउंट नहीं होगा। और नेपाल से इमिग्रेट हो गया है तो वो है ना यहां की नेशनैलिटी ले लेता है, तो वो इंडिया की पॉपुलेशन में काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। देखो जाहिर सी बात है, किसी का जन्म होगा तो प्लस होगी, है ना, बढ़ेगी। इमिग्रेशन मतलब कोई बाहर से आएगा, यहाँ की राष्ट्रीयता लेगा तो भी बढ़ेगी, प्लस होगी। मोर्टेलिटी, डी मतलब डेथ, है ना, ऐसे याद रखना, डी मतलब डेथ, मोर्टेलिटी, तो कोई मर जाएगा तो माइनस होगी। इमिग्रेशन बाहर चला जाएगा दूसरे देश में और वहीं का हो जाएगा तो भी माइनस होगी, ठीक है। अब हम भाई ये ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 2 टाइप की मिलेंगी, एक एक्सपोनेंशियल, एक लॉजिस्टिक। नाम से ही लग रहा है एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल जाएगी, है ना, और ये लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक से जाएगी, विद लॉजिक जाएगी। तो विद लॉजिक क्या होता है कि रिसोर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, है ना, रिसोर्स तो
लिमिटेड होते हैं ना, लॉजिकल बात तो यही है ना। और एक्सपोनेंशियल में हम क्या बात कर रहे हैं कि रिसोर्स अनलिमिटेड है। अब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो ग्रोथ देखो एक्सपोनेंशियल तरीके से चली गई है। और ये अपनी लॉजिस्टिक ग्रोथ है कि ग्रोथ है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, पर एक समय पे आके वो रुक जाएगी। और ये इक्वेशन भाई आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको पता ही है, आपको ये ई दिखाई दे जाएगा, जिनको बहुत ज्यादा मैथ समझ नहीं आता। ठीक है, ये आपको ई दिखाई दे जाए तो एक्सपोनेंशियल है, और आपको के दिखाई दे जाए तो लॉजिस्टिक है। ठीक है, और इनको क्या क्या बोलते हैं ये भाई आप पढ़ लेना, और ये ऐसे के ऐसे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भाई अपना पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो दोनों का फायदा होगा म्यूचुअलिज्म, है ना, म्यूचुअली डिसाइड किया दोनों ने। दोनों का नुकसान होगा कंपटीशन, आपस में लड़ रहे हैं, उसने उसको मार दिया उसने उसको मार दिया। प्रीडेशन, जो शिकार करेगा, जैसे शेर ने हिरण को खाया तो शेर का तो फायदा हो गया, हिरण का नुकसान हो गया। पैरासिटिज्म, देखो मेरे सिर में जू, मेरे नहीं भाई आपके सिर में अगर जू चल रही है तो आपका तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, बस उस पैरासाइट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म, एक का फायदा होगा एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एमेंसलिज्म, एक का नुकसान होगा एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये वही है, प्लस मतलब बेनिफिट हुआ है, माइनस मतलब हार्म हुआ है, जीरो मतलब नॉट अफेक्टेड। अब बारी बारी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रीडेशन की बात करेंगे, मतलब शिकार खेलना है। ठीक है, अब देखो एक टाइगर है जो शिकारी है, और डियर एक हिरण है जो शिकार बनेगा। शिकार मतलब प्रे और शिकारी मतलब प्रीडेटर। जाहिर सी बात है वो उसका शिकार क्यों करेगा, उसको खाना खाना है। खाना क्यों खाना है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देखो यहां की कहां की बात की गई है, कहां गया जगह का नाम, ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है। ऑस्ट्रेलिया में 1920s में कैक्टस जो था बहुत 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 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल गया था। अब जाहिर सी बात है इतना कैक्टस फैल गया तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो कैक्टस को खाने वाला, कैक्टस के लिए जो प्रीडेटर है, कैक्टस फीडिंग मोथ, ऐसा मोथ लिया है जो कैक्टस को खा जाए तो उसको वो कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है कि प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। नॉर्मली अपने को देखने में क्या लगता है कि शेर जो है वो हिरण को खा रहा है। ठीक है, ये लगता है, और जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं वो तो उनको तो दया आती है हिरण पे, है ना, कि शेर उनको बेकार लगता है। जब टीवी में देखते थे ना डिस्कवरी में एनिमल प्लैनेट पे, तो शेर बुरा लगता था और हिरण बेचारा अच्छा लगता था। पर असल में हिरण की जो पॉपुलेशन है ना, उसको कंट्रोल करने में शेर का बहुत बड़ा रोल है। अगर शेर ना हो तो हिरण की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए कि वो आपस में ही खाने के लिए लड़ लड़ के मर जाएंगे, और क्या पता खत्म भी हो जाए। ऐसा ही हो यहाँ पे, देखो एक स्टार फिश थी जिसका नाम था पिजास्टर। ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में वो जब तक थी तो वहां पर इनवर्टिब्रेट की 10 से ज्यादा स्पीशी वहां पर थी। ठीक है, बट जैसे ही ये पिजास्टर रिमूव हुई, है ना, इनकी ये प्रीडेटर थी, रिमूव हुई तो उनके साथ ही ये 10 से ज्यादा स्पीशी कंपटीशन कर करके आपस में मर गई, है ना, तो इसको कंट्रोल कर रही थी। और यहां पर क्या बताया गया है कि जो शिकारी होते हैं प्रूडेंट यानी क्लेवर, समझदार होते हैं। मतलब क्या है, शेर को जब भूख लगेगी तभी वो हिरण को खाएगा। ऐसे नहीं है कि उसको भूख नहीं है फिर भी उसने जितने हिरण मिले 10 हिरण मार के गिरा दिए। आपने देखा होगा ना, कई बार टीवी में देखा है और डिस्कवरी पे देखा है ना, कि हिरण आसपास घूम रहे फिर भी शेर आराम से बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, उसका पेट भरा हुआ है ना, उस टाइम वो उसको नहीं मारेगा। ठीक है, तो समझदार होते हैं, वही बात है बताई गई है। अब यहां पर डिफेंस बताया गया है कि शिकारी से बचना है, उससे शिकारी से बचने के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो एनिमल्स भी कुछ तरीके अपनाते हैं, प्लांट भी कुछ तरीके अपनाते हैं। एनिमल्स में जैसे कि कैमोफ्लेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल फ्रॉग या कोई इंसेक्ट है वो घास में है, ठीक है, तो वो घास जैसा रंग अपना हरा रंग कर लेगा ताकि वो शिकारी को दिख ना पाए। कैमोफ्लेज है ना, अपने एक तरीके से रंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, वो अपनी कैटरपिलर स्टेज के दौरान एक केमिकल को एक्वायर करती है, और वो केमिकल क्या है, हाईली डिसटेस्टफुल है ना। अब जाहिर सी बात है कोई चीज खाने में इतनी बिल्कुल ही स्वाद नहीं है तो शिकारी उसको खाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये केमिकल इसको एक्वायर करना एक तरीके से इसका मैकेनिज्म है कि मेरे को कोई खाए ना, इतनी बस स्वाद हो जाए। बस स्वाद यूज होता है क्या होता है, बेकार स्वाद। हाँ ठीक है, तो प्लांट भी भाई कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे भाई थोन्स यानी कांटे लगा लेंगे ताकि वो जो भी जानवर उसको खाने आए खाना पाए, जैसे अकेशिया है, कैक्टस है। ठीक है, कैलोट्रोपिस में क्या है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, है ना, ये कैटल गोट के लिए कि उनको खाने आए, पॉइजनस है तो उसको खाएंगे नहीं। ठीक है, केमिकल लाइक निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ओपियम। देखो प्लांट ने शिकारी से बचने के लिए अपने अंदर ये चीजें बनाई थी, निकोटीन, कैफीन, ये सब, पर ह्यूमन ने इनका कुछ और ही यूज निकाल दिया। कैफीन भी यूज कर रहे हैं, निकोटीन भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के एग्जांपल ही डायरेक्ट याद करने, और कुछ इसमें मैकेनिज्म है नहीं। ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन वेल, कैटल एग्रेट ऑन कैटल, सी एनिमोनी ऑन क्लाउन फिश। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये किसका एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल था। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म में क्या था, यहां देख लो, एक का फायदा था, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा हो रहा है। लाइकन, दोनों का गठबंधन है, फंजाई एंड एल्गी का। माइकोराइजा, दोनों का गठबंधन है, फंजाई एंड हाइयर प्लांट्स। प्लांट एंड एनिमल में भी कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं। फिग एंड वास्प में भी म्यूचुअलिज्म देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है कंपटीशन, दो जीव आपस में लड़ रहे हैं। देखो पुरानी डेफिनेशन है ये कंपटीशन की, पुरानी डेफिनेशन क्या बोलती थी कि कंपटीशन किसके बीच होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी के बीच होता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात किस लिए होता है कि रिसोर्स, मतलब कोई खाना वो खा रहे हैं, ठीक है, और वो लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है तो लिमिटेड खाने के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है। नंबर एक बात क्या थी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी के बीच होता है। नंबर दो बात क्या थी कि खाना लिमिटेड है उसके लिए वो लड़ रहे हैं। पर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगा कि ये एंटायरली ट्रू नहीं है, कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी नहीं है वो भी आपस में कॉम्पीट कर सकती है। इसका एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दिखा गया कि इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस कॉम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड जूप्लांक्टन। ठीक है, तो एक तो फिश हो गई, एक फ्लेमिंगो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वो कॉमन फूड के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, तो ये क्लोजली रिलेटेड वाली बात है, यहां पे खारिज होगी। दूसरी बात क्या है कि रिसोर्स जो है लिमिटेड होना चाहिए कंपटीशन के लिए, कि अगर बहुत सारा खाना पड़ा हो तो क्यों ही लड़ेंगे, तू भी खा ले मैं भी खा लूं, पर यह भी ट्रू नहीं है। असल में क्या है, जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो तो भी कंपटीशन हो सकता है। रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशी माइट बी रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी। मतलब एक स्पीशी की फीडिंग एफिशिएंसी जो है दूसरे की प्रेजेंस में अगर कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसी को कंपटीशन बोलते हैं। तो एक कॉमन डेफिनेशन यहां पे निकाल ली हमने कि कंपटीशन को हम बेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे, कि अगर एक स्पीशी की फिटनेस दूसरे की प्रेजेंस में कम हो जाए तो उसी को कंपटीशन बोलते हैं, कि दूसरे की प्रेजेंस में उसकी जो फिटनेस है कम हो रही है, उसी को कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन की वजह से ये कुछ एक्सटिंक्शन है, जैसे एबिंगडन टोर्टोइज एक्सटिंक्ट ड्यू टू गोट की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस इसने एक्सक्लूड कर दिया किसको, इंफीरियर बार्नेकल कैथामेलस। ठीक है, अंग्रेजी में आपको पता ही है अपना क्या हाल है, ठीक है। गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो नाम में यार एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूजन हो गया है, मतलब क्या है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हैं, वो कॉम्पीट कर रही हैं सेम खाने के लिए, ठीक है, सेम फूड के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, तो होगा क्या, जो सुपीरियर वाली है, जो ताकतवर वाली है, वो कमजोर वाली इंफीरियर वाली को एक्सक्लूड कर देगी, यही ये प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसोर्स पार्टीशनिंग, नाम में यार है रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या है, वो क्या बोल रहा है कि को एग्जिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट यहां पे आया है, कि मान लो ये सेम फूड है और ये 5 तरीके की स्पीशी है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 9 बजे तू आ जा, तू खा ले, मैं 11 बजे आ जाऊंगा, मैं 2 बजे आ जाऊंगा, मैं 4 बजे, है ना, सारे ही खा लेंगे, तो इन्होंने पार्टीशनिंग कर ली है। एग्जांपल क्या, मैकआर्थर शो 5 स्पीशी ऑफ रेबलर्स, ये बात बताई गई है। ठीक है, कंपटीशन के बाद है पैरासिटिज्म। देखो एक्टो पैरासाइट होंगे जो एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म के, और एंडो मतलब उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल लीवर में है, किडनी में है, ब्लड में है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, स्टिक्स ऑन डॉग्स, मरीन फिश एंड एक्टो पैरासाइट कोपोड्स, कैस्केटा ऑन अदर प्लांट्स। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एनसीईआरटी के हैं। एंडो पैरासाइट उसके अंदर है, जैसे लीवर में है, किडनी में है, लंग्स में है, ब्लड में है, ये सब होगा। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि अगर पूछ लिया जाए कि किसकी लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, तो एंडो पैरासाइट की लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एक्टो के कंपैरिजन में, क्योंकि उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं, वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन तो आएगी, तो उनकी लाइफ साइकिल भी कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये कहां पे देखने को मिलती है आपको, क्रो एंड कुकू, कौवे और कोयल में। देखो होता क्या है, कौवे का अंडा और कोयल का अंडा बिल्कुल सेम दिखाई पड़ते हैं, तो जब कोयल को अंडे देने की बारी आती है तो ये कौवे के घोंसले में दे आती है, तो कौवे को लगता है कि ये मेरा ही अंडा है, वो उसको पालता रहता है, तो कितनी गलत बात है ये कोयल की। ठीक है, तो चैप्टर भाई खत्म, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। अब देखिए भाई, ये जो नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं, कहां अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट भी पिन करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम ही है इकोसिस्टम, तो जाहिर सी बात है अपने को पता होना चाहिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। तो भाई इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक जगह है ना, ये एक जंगल का एरिया है या एक जंगल है, यहां पर एक जानवर रह रहा है। अब जाहिर सी बात है वहां मिट्टी भी है, लाइट भी है, पानी भी है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट कर रहा है उस जगह पे, उसी को इकोसिस्टम बोल दिया जाता है। अब इकोसिस्टम जमीन पे टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, और क्या मैनमेड कृत्रिम भी हो सकता है, एक्वेटिक पानी में भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जमीन पे होगा, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। मैनमेड जो आदमी ने बनाया है, कृत्रिम है, क्रॉपफील्ड हो गया, एक्वेरियम होगा, एक्वेटिक पानी वाले पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, वेटलैंड हो गए। यहां तक कुछ भी याद करने जैसा था ही नहीं असल में। ठीक है, अब देखो ये है पूरा चैप्टर का लेखा जोखा, कि इनपुट देखना है अपने को, फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फिर आउटपुट देखना है ना। यही चीजें, कुछ भी याद मत करो, यही चीजें हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज आती है स्ट्रेटिफिकेशन, ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो
यहां से एक फॉरेस्ट से एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये हर्ब थी एंड ग्रास थी, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे है, घास है छोटी छोटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये अपनी श्रब है। अब ये श्रब क्या है, थोड़ी थोड़ी बड़ी झाड़ियां आ गई। और ट्री मतलब ये तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो ट्री की हाइट मैं बोल दूं कि इतनी ज्यादा है, श्रब की इतनी है और घास की इतनी सी है। तो ये एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। अब ये भाई इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है, इनको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही अपने को पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो लास्ट का जो टॉपिक था वो अपनी एनसीईआरटी से सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब देखो एक पॉन्ड की मदद से समझते हैं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। देखो पॉन्ड के अंदर ए बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जो जिंदा नहीं है। ए बायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है और बायोटिक मतलब जो जिंदा है, ठीक है। अब ए बायोटिक कंपोनेंट में पॉन्ड में क्या क्या आ सकता है, पानी आएगा और सोल आएगी। और जो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है किसमें घुले हुए हैं, पानी में घुले हुए हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। सोयल मिट्टी कहां पे है, बॉटम में है, तली में है, इसमें भी कुछ सोचने वाला नहीं है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे एक तो ऑटोट्रोफिक जो खाना बनाएंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, एक हेट्रोट्रोफिक आ जाएंगे मतलब जो ऑटोट्रोफिक से खाना लेंगे, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रोफिक कोई प्लांट होगा, हेट्रोट्रोफिक कोई एनिमल होगा। अब प्लांट की भी एक दिन डेथ हो जाएगी, हेट्रोट्रोफिक इसकी भी एक दिन डेथ हो जाएगी। इनको डीकंपोज कौन करेगा, डीकंपोजर्स करेंगे, जिसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई की बात हम कर रहे होंगे और बॉटम पे कुछ फ्लैजिलेट्स की बात करेंगे। वही चीजें यहां पे है, सनलाइट आई, ऑटोट्रोफिक पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। ये खाना किसने खा लिया, फिर हेट्रोट्रोफिक, है ना। खाना अपने लिए बनाया था, उन्होंने अपने लिए यूज कर लिया, बट जो बच गया, जो हम पेड़ पौधों से तो खाते हैं, कोई भी जो हर्बीवोर है वो पेड़ पौधों से तो एनर्जी लेगा, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक ने यहां से खाना ले लिया, ठीक है। अब हेट्रोट्रोफिक की एक दिन डेथ हो जाएगी, ऑटोट्रोफिक की भी एक दिन डेथ होगी, तो अल्टीमेटली डीकंपोजर डीकंपोजिशन करेंगे। तो ये डीकंपोजर डीकंपोजिशन करके करते क्या है, मिनरल्स को रिलीज कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देंगे। अब ये न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो है ये अगेन किसके लिए अवेलेबल है, पेड़ पौधों के लिए, है ना, मिट्टी में अवेलेबल है, जहां से यूज करके ये आगे अपना, है ना, पूरा लाइफ साइकिल चलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। देखो पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस करके जो भी चीजें बनाई वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई, ठीक है। अब पेड़ पौधों ने आपके लिए तो बनाई नहीं थी, उन्होंने तो अपने लिए बनाई थी, तो वो अपने लिए जो यूज कर लेंगे पेड़ पौधे, वो रेस्पिरेटरी लॉस में आ गया, ये प्लांट ने यूज कर ली। अब कोई हिरण है, वो उस पेड़ पौधे को खाने आता है, उसको क्या मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। अब हिरण ने अपने लिए यूज कर ली, ये हो गई, और आगे शेर अगर हिरण को खाता है उसके लिए कितनी बची, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसके लिए बच गई। वही बातें यहां पे लिखी गई हैं कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस में से प्लांट ने जो यूज कर ली वो हटा दो तो नेट बन जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब आगे जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना है, इजीली समझ में आ गया। अब ये कुछ डाटा है, ये अपने को याद करना पड़ेगा कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कि वॉल बायोस्फीयर की बात करें तो 170 बिलियन टन और ओशियन की बात करें तो 55 बिलियन टन। अब यहां पर मजेदार बात क्या है कि ओशियन पूरी दुनिया का, पूरे ग्लोब का एरिया कितना ले रहे हैं, 70%, और उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी सी है ना, और टोटल इतनी है। अब देख लो कितने परसेंटेज है, एरिया कितना परसेंट है उसका, ये बात यहां पे बताई गई है। अब एक फर्क है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, कुछ नहीं है इसमें, याद करने जैसा कुछ नहीं है। देखो आपका भाई ये 100 गज का प्लॉट था, अब इस 100 गज के प्लॉट में आपने कितने किलो, मान लो भिंडी उगाई, कितने किलो भिंडी उगाई, ये हो गई आपकी प्रोडक्शन हो गई। अब मैं बोलूं इस 100 गज के प्लॉट में एक साल के अंदर आपने कितने किलो भिंडी उगाई, मतलब टाइम का रिलेशन आ गया, वो प्रोडक्टिविटी आ गई, ठीक है। और खाली कितना वेट उगाया वो प्रोडक्शन आ गई, ये फर्क होता है बस, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो डीकंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, डीकंपोजिशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, है ना, यही है डीकंपोजिशन। अब देखो डीकंपोजिशन के ये एनसीईआरटी के स्टेप्स हैं। अब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं कुछ इस तरीके से आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन के हिसाब से आपको चीजें याद रहें। फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है। कैसे चीजों को पहचानना है कि एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट उठा के एग्जाम में आ गई तो कैसे पहचानना है। देखो फ्रेगमेंटेशन, चीजों को फ्रेगमेंट में तोड़ दिया गया है कि जो डेट्राइटस है, कोई भी पेड़ पौधा एनिमल जो मर के गिर गया था, उसको फ्रेगमेंट यानी स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ दिया गया, कुछ भी याद नहीं किया, यह पॉइंट आपको याद आ जाएगा, ठीक है। लीचिंग का पॉइंट आपको कैसे याद रखना है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सोइल गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। देखो आपको किसी भी लाइन में यह दिख जाए ना कि गो डाउन इनटू द सोइल, नीचे सोइल में चला गया, अनअवेलेबल सॉल्ट, ये थोड़ा वर्ड याद रखना क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होती है इसमें,
ठीक है, ये वर्ड याद रखना। अब जैसे कैटाबॉलिज्म है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जहां भी बैक्टीरिया, फंजाई, इनका एक्शन की बात हो जाए ना, कि बैक्टीरियल, फंजाई, इनके एंजाइम है, इनके एक्शन की बात हो जाए, वही कैटाबॉलिज्म में। बैक्टीरिया, फंजाई जहां दिख जाए वो कैटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमी वर्ड कहां से आया? ह्यूमस से। तो जिस भी स्टेप में ह्यूमस का लेना देना है वो ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस है, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। मिनरलाइजेशन, नाम में आ रहा है मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल्स का रिलीज हो गया है, मतलब ये ह्यूमस था, इसकी फर्दर डिग्रेडेशन हो गई और रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब एक बात आगे भी आएगी, पर यही मैं आपको बता देता हूं, बैक्टीरिया और फंजाई करते क्या है, मान लीजिए इस चीज को इनको डिग्रेड करना है, तो बैक्टीरिया, फंजाई करेंगे क्या, इन अपने एंजाइम जो होते हैं इसके ऊपर रिलीज कर देंगे, तो वो डिग्रेडेशन होगी, तो क्या है भाई, आपके न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट फिर आगे सोइल में मिल जाएंगे, जो प्लांट के लिए अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब डीकंपोजिशन का रेट देखा जाए कि कब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, कल अब अनफेवरेबल है। देखो, अगर डेट्राइटिस रिच है लिग्निन, काइटिन, अब देखो ये टफ स्ट्रक्चर है, तो टफ स्ट्रक्चर है तो इनको डीकंपोज करने में भी दिक्कत आएगी, तो स्लोवर हो जाएगा। और लो टेम्परेचर है, ठंड है, एनारोबिक ऑक्सीजन की कमी है, तो भी डीकंपोजिशन स्लोवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर अच्छा खासा है, वार्म कंडीशन है, मॉइस्ट कंडीशन है, एरोबिक ऑक्सीजन अच्छी खासी है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, डीकंपोजिशन फास्टर हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है लाइक शुगर, तो उनका भी डीकंपोजिशन तेज होगा। ठीक है, इनका तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि काइटिन, लिग्निन, ऐसा नहीं लग रहा थोड़ी टफ स्ट्रक्चर है, तो डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा। ये भाई आपका डीकंपोजिशन का एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये कुछ भी याद करने का है ही नहीं असल में। प्रोड्यूसर कौन होंगे? ग्रीन प्लांट, है ना, जाहिर सी बात है, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रोफ, अपना खाना खुद बनाएंगे, ग्रीन प्लांट होते हैं। इनको कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी बोल दिया जाता है। कन्वर्टर मतलब ये कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? सोलर एनर्जी को, जाहिर सी बात है, सनलाइट का यूज करते हैं, किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो मेजर ऑटोट्रोफ होते हैं। कंज्यूमर की बात करें, मोस्टली एनिमल आ जाएंगे कि भाई इससे खाना लेंगे, है ना, मोस्टली एनिमल्स आएंगे, है ना। मान लीजिए प्रोड्यूसर पेड़ पौधे हैं, हिरण ने किसको खा लिया? पेड़ पौधे के। हिरण को कौन खा लेगा? मान लो हाइना लकड़बग्गे ने खा लिया, उसको शेर खा लेगा। तो कंज्यूमर में तो लगभग सारे एनिमल्स ही अपने आ रहे हैं। डीकंपोजर हम देख ही चुके हैं, बैक्टीरिया, फंजाई मेनली होते हैं, और क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करके, मैंने बोला था आपको, है ना, जो एंजाइम रिलीज करके डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, एंजाइम रिलीज करके ये अब्सॉर्ब करने को, इसको ऑस्मोट्रोफी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है। ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक जगह है। जगह कैसे है? देखो, मान लीजिए ये एक जगह है, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो गया, और इनको नाम दे देते हैं T1, T2, T3, T4। अब चीजें क्या चल रही हैं? देखो, T1 से T2 पे जाएंगे, फिर T3 पे जाएंगे, T4 पे जाएंगे, और इसी को एक तरीके से हम फूड चेन बोल दिया करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, ये पेड़ पौधे हैं, अब पेड़ पौधे को किसने खाया? मान लीजिए यहां पे हिरण है, हिरण ने खा लिया। अब इसको कौन खाएगा? मान लीजिए लकड़बग्गे ने इसको खा लिया, लकड़बग्गे को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये टॉप वाला हो गया अपना, वही चीजें लिखी गई हैं। ये प्रोड्यूसर है, जैसे कि प्लांट हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? हर्बीवोर। हर्बीवोर देखो, हर्ब मतलब प्लांट को जो खाएंगे, फिर प्राइमरी कार्निवोर जिसने उसको खा लिया, फिर सेकेंडरी कार्निवोर, है ना, ये कंज्यूमर। सेकेंडरी प्राइमरी में तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना आपको? देखो, ये प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, कुछ भी तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां पे वही चीजें लिखी गई हैं भाई। प्रोड्यूसर क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं। यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन कहां से बनेंगे? देखो, ये मान लेते हैं, मैं इसको फूड चेन का नाम दे रहा हूं, कि यहां पे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे को हिरण ने खाया, हिरण को लकड़बग्गे ने खाया, और इसको शेर ने खा लिया। तो फ्लो कैसे चल रहा है? यूनी डायरेक्शनल चल रहा है ना। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अब पेड़ पौधे हिरण को तो नहीं खा सकते, है ना, अब शेर को लकड़बग्गे तो नहीं खा सकते, तो फ्लो यूनी डायरेक्शनल चल रहा है, यूनी डायरेक्शनल। पहली बात ये हो गई फूड चेन की। दूसरी बात है, देखो यहां पर मान लेते हैं हजार 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 एनर्जी थी, तो उसकी 10% आगे जाएगी, कितनी? 100 जाएगी। फिर उसकी 10% आगे जाएगी, 10 जाएगी। उसकी 10% आगे जाएगी, 1 जाएगी। मतलब 10% का रूल है, 10%, 10%, 10%, ये रूल है। ठीक है, अब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि अगर यहां 1000 थी तो 10% के हिसाब से यहां तो 1 रह जाएगी, और यहां 100 थी, तो जितनी छोटी चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जितनी लंबी चेन होती चलाएगी, लास्ट में देखो 1 ही बच गया था, तो जितनी छोटी चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और यही फूड चेन के बारे में बातें लिखी गई है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, यूनिडायरेक्शनल हमने देख लिया, और क्या है? शॉर्टर फूड चेन होगी, ग्रेटर एनर्जी
एनर्जी होगी। 10% का रूल हमने देख लिया। और क्या है, डीकंपोजर इसमें इंक्लूड नहीं होते। मतलब कहने का बात यह है, जो हम बोल रहे थे ना, शेर, लकड़बग्गा, हिरण, प्लांट, इसमें डीकंपोजर, बैक्टीरिया, फंजाई को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। अब फूड वेब क्या होता है? वेब का मतलब होता है जाल। अब ये एक फूड चेन है, 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 ये एक फूड चेन है। तो बहुत सारी फूड चेन ने मिलकर एक जाल बना दिया है, जिसको फूड वेब बोल दिया जाता है। कि बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड हो तो उसको फूड वेब बोल दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये जाल होगा, उतनी ही ज्यादा ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, उतना ही ज्यादा परमानेंट वो फूड वेब होगी। ठीक है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज्यादा परमानेंट और स्टेबल होगा। ठीक है। अब देखो, एक है स्टैंडिंग क्रॉप, एक है स्टैंडिंग स्टेट। तो इसको याद कैसे रखना है? देखो यहां पे आ रहा है वर्ड क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होती है? अपनी खेती तो होती है। ठीक है। तो खेती में हम बात कैसे करते हैं कि भाई आपके मान लीजिए 10 किले आपकी जमीन है, तो गेहूं हुए, चावल हुए। तो गेहूं चावल में कभी आप ये नॉर्मल किसानों को बात करते हुए सुनते हो कि न्यूट्रिएंट कितने हैं, है ना? वो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कितने किलो चावल हुए, कितने क्विंटल हुए, कितने टन हुए। तो लिविंग मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कितने किलो हुए। ठीक है। ये बात वो कर रहे हैं, है ना? स्टैंडिंग स्टेट, है ना? ऐसे करो कि कोई बाइक है आपके पास, मैं सेकंड हैंड बाइक खरीद रहा हूं आपसे। ठीक है। तो मैं देखूंगा ना वो अच्छी स्टेट में है या बुरी स्टेट में है। तो यहां पर थोड़ी क्वालिटी की बात हो रही है ना? स्टेट से याद आ जाएगा कि कैसी स्टेट में वो चीजें हैं, कि क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी मतलब न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड में कुछ नहीं है। देखो पहले ट्रिक बता देता हूं, सारे ही अपराइट हैं। सारे ही अपराइट मतलब सीधे हैं। देखो नीचे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है। बस एक याद रखना, इन्वर्टेड पिरामिड कौन सा है? पिरामिड ऑफ बायोमास किसका? अपने एक्वाटिक इकोसिस्टम का। ये थोड़ा इन्वर्टेड आ रहा है, अपना जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन वाला। बाकी सारे सीधे हैं, अपराइट हैं। ठीक है। किस किसका पिरामिड है? देखो पिरामिड ऑफ नंबर है। अब देखो पिरामिड ऑफ नंबर, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होंगे, फिर उससे कम हिरण होंगे, उससे कम लकड़बग्गे, हाइना होंगे, उससे कम शेर होंगे। जाहिर सी बात है, आपने ये एग्जांपल चिड़ियाघर में भी देखा होगा कि भाई हिरण तो बहुत सारे होते हैं चिड़ियाघर में, पर शेर गिने चुने होते हैं, है ना? अब पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर आप बायोमास देखने लग जाओ तो प्लांट्स का बायोमास कितना ज्यादा होता है, फिर उससे कम, है ना, हिरण, फिर वो इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है। और ये अपना जू प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन वाला हो गया, इन्वर्टेड जो अकेला होगा। और ये अपना एनर्जी वाला आ गया, वही 10% वाला रूल है। यहां 10,000 जूल थी, उसकी 10% आगे जाएगी, कम ही होती जाएगी, फिर उसकी 10%, फिर उसकी 10%, है ना? जाहिर सी बात है, कम ही होती जाएगी, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे कम। ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमने निपटा दिया। थैंक यू, धन्यवाद।